अब सबसे पहले जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, जो चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात है, कुछ एरियाज का डिस्क्रिप्शन है और कुछ उसमें 2-3 सोर्सेज की बात की गई है कि जो हिस्ट्री के सोर्सेज है वो क्या क्या होते हैं। जैसे उसमें मनुस्क्रिप्ट की बात की गई है, इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा इंडिया दैट इज भारत। तो अगर आप चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे ये वर्ड मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत। और उन्होंने बताया कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसका नाम, ये दोनों नाम हुए कैसे। पर फिर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने आपको पॉलिटी भी पढ़ा है, तो मैं आपसे पूछूंगा, शायद अगर कोई लाइव होगा तो वो आंसर दे सकता है। और किसी ने पहले भी बताया था कि ये पर्टिकुलर वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में है। आपके संविधान के किस प्रोविजन में ये वर्ड गिवन है। इफ समवन इज ऑनलाइन देन प्लीज आंसर दिस। इफ समवन इज ऑनलाइन प्लीज आंसर दिस। हाँ, ये मुझे पता है, आपने पहली क्लास में प्रीएम्बल बोला था, बट दिस टाइम यू गोट दैट आर्टिकल 1। सो आर्टिकल 1, अगर आप संविधान खोलेंगे, आपका जो पहला पार्ट है संविधान में प्रीएम्बल के बाद में, तो उसमें आपका आर्टिकल 1 में यही नाम मेंशन है और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए यहाँ से दो चीजें अटैच हो गई। यहाँ से क्या अटैच हो गया, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में भारत और इंडिया का एक जो नाम है, इसका एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, 200, 2000, 2500 साल पहले का, उससे भी पहले का, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारा जो संविधान है वो हिस्ट्री, ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे लिंक करना होता है सर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले ही आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत ये गिवन है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो आप क्या बोलेंगे, सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री डेवलप इवोल्व होते चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो ट्रेडिशन है, जो इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलॉसफी है, सर इसका इन्फ्लुएंस है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरोड वन, कि भाई ये तो उधार लिया गया है। तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो हमारी हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। क्लास 6 एनसीईआरटी बता रही है कि इंडिया और भारत ये दो वर्ड जो है हजारों साल पहले दिए गए थे और वो हमारे संविधान में है। तो कैसे हमारा संविधान लिया हुआ हो गया किसी से, कैसे ये उधार का संविधान हो गया, बताइए। अब मैं बताता हूं आपको इन दोनों की हिस्ट्री। देखिए ये तो आपको भारत की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर वर्ड आपका किसमें था, ये आपका ऋग्वेदा में था। ऋग्वेदा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कि बस सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर हम वेदास की बात करते हैं तो आपके 4 वेदास हैं, तो उसमें ऋग्वेदा क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट है, अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है। देखिए वैदिक पीरियड को हम डिफाइन करते हैं कैसे, अर्ली वैदिक पीरियड होता है, एक अर्ली वैदिक पीरियड है आपका 1500 से लेके और आपका 1000 BC तक, और उसके बाद में आपका जो है वो आता है लेटर वैदिक पीरियड, और ये है आपका अर्ली वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था और जो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस थे उसका मेंशन आपके ऋग्वेदा में है। तो अगर आपको अर्ली वैदिक कल्चर जानना है तो आपको ऋग्वेदा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो बाकी वैदिक जो टेक्स्ट हैं वो आपके लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल हुए। देखिए कोई पर्टिकुलर उसका डेट नहीं है, बट बोला जाता है कि आपका ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में था, उसके बाद में डिफरेंट जो वैदिक टेक्स्ट है वो आपके कंपाइल्ड हुए या रिटन हुए, जैसे भी, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका जो भारत है उसका नाम का जो हिस्ट्री है वो कितना पुराना है, 1500 आपने BC की बात, और फिर अभी कितना हो गया, 2000 से ज्यादा अब है।
3,500 साल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन की हिस्ट्री ट्रेडिशन उससे सर इन्फ्लुएंस्ड है। कोई आपको अगर बोले कि इंडिया का संविधान तो यूएसए से इन्फ्लुएंस्ड है, रशिया से है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो आप बोलेंगे सर पहला आर्टिकल जाके देखिए, ज्यादा बात नहीं करना, सिर्फ पहला आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है। और सर ये मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिंक करना है, इसीलिए एनसीईआरटी का मीनिंग है, एनसीईआरटी कोर्स का मीनिंग है। अगर आप इसको ऐसे लेंगे कि मुझे कोई सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ लेना है, ये बुक है, ये नोट्स मैंने कर लिए और आपका एनसीईआरटी हो गया, तब आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। कोई एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद दूर आप इसमें उलझे रह जाएंगे कि कल मुझे क्या करूं, परसों मैं क्या करूं, रिविजन क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो आपका एनसीईआरटी में ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे जाके एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो जो इंडिया वर्ड है उसका जो उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वो कैसे आया। तो मैं आपको बताऊं कि पहले देखिए इंडिया का मैप पूरा तो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, बट जितना भी हो पाएगा मुझसे, अभी का जो अगर इंडिया के मैप की बात है, ठीक है, तो जिस भी टाइप से बना है, तो देखिए अगर बात करें अर्ली जो कल्चर था इंडिया का, सिविलाइजेशन, इंडस की बात करें या फिर बात करें फिर उसके बाद वैदिक पीरियड की, तो मैक्सिमम वो जो इंडस रिवर है आपकी उसके आसपास में डेवलप हुआ था। तो इंडस आपने देखा होगा, जो इंडस सिविलाइजेशन है हमारा, जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो है बेसिकली बाकी लोगों के भी कांटेक्ट में था। स्पेशली अगर हम बात करें आपका जो इराक, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, ईरान की अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर इजिप्ट की बात करें, इन लोगों के साथ वो ट्रेड करते थे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इंडस जो ये रिवर थी, इसके आसपास के रहने वाले लोगों को वो इंडस से, जैसे अपना उनका आई का प्रोनाउंसिएशन शायद एच, जिस टाइप से भी इंडूज बोलते थे, तो HIND, तो उससे वहां पे आपका जो है इंडिया बना, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को देख लीजिए, वहां पे और प्रोनाउंसिएशन का कुछ अलग चीजें आपको दी होंगी, बट ये क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया को बोलते थे क्योंकि ये इंडस नदी के आसपास था। तो आप बोल सकते हैं कि इंडस जो रिवर है उसी से ये नाम क्या आया, आपका इंडिया आया है, ठीक है। आपको पता है कि पहले इंडस के बाद में धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है वो ऐसे शिफ्ट होता शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आप वैदिक की बात करो तो वैदिक पीरियड इस रीजन में ज्यादा एक्टिव था। फिर अगर बाद में महाजनपदा की बात करो तो यहाँ पे मगधा में ज्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे वो यहाँ को आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे आया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सिविलाइजेशन जो है पहले डेवलप इंडस रिवर के आसपास हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिए जैसे आप देखते हैं कि ज्योग्राफी जैसे होती है ना, जो या फिर हम ज्योग्राफी में सोर्सेज की बात करते हैं, ज्योग्राफी में हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हम फिजिकल चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे हम अर्थ क्रस्ट के बारे में, हमको अर्थ के बारे में जानना है, तो हम क्या करते हैं कि सौर मंडल में जाके हम अलग अलग मिशन भेज रहे हैं, हम मार्स मिशन भेज रहे हैं। हमको क्या जानना है, हमको जानना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, पूरे के पूरे यूनिवर्स की हम बात करेंगे, अर्थ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज को भी देखते हैं और अर्थ की क्रस्ट को देखेंगे, उसके इनर जाएंगे, अंदर का मटेरियल कैसा है, मैग्मा आपका निकल के आएगा, तो वहां के मटेरियल को हम चेक करते हैं, उससे हम जानना चाहते हैं कि ये पूरा इवोल्यूशन का हिस्ट्री क्या रहा है। तो ऐसे फिजिकल सोर्सेज की बात करते हैं ज्योग्राफी में। बट जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम किस टाइप के सोर्सेज की बात करते हैं, हिस्ट्री में हमारा जो है, हम या तो टेक्स्ट की बात करते हैं, और टेक्स्ट में ही आपका जो है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है आपका, देखिए जो भी आपका ओल्ड रिटिन, वो जो हैंड रिटिन जो चीजें होती हैं वो आपकी क्या होती है, वो आपकी मनुस्क्रिप्ट होती है। मनु मीन्स यहाँ पे हैंड होता है, जो भी आप जो है हाथ से चीजों को लिखते हैं वो पर्टिकुलर पेपर पे भी हो सकती है। और अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो आपका पाम लीव्स पे होती थी। पाम देखिए, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं, ताड़ का पेड़ होता है आपका, वो होता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज होता है। और टेक्स्ट की अगर जैसे मैं बात करूं तो आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। और उससे अलग क्या है आपका इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि इंस्क्रिप्शन बेसिकली राइटिंग होती है, किस पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे,
ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इंस्क्रिप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे सर राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। अब वो हार्ड सरफेस क्या हो सकता है? हार्ड सरफेस आपका मेटल भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉपर भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर अदर, ज्यादातर अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो आपको जो है कॉपर के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है। तो कॉपर प्लेट के ऊपर चीजें इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि आपको खोद के चीजों को लिखना, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, इस पे मैं ऐसे नहीं लिखूं और इस पे मैं हथौड़ा छीनी लेके और उसे छेद कर करके ऐसे लिखना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो ऐसे इंस्क्राइब करते हैं, खोद के चीजों को लिखा जाता है। तो मैक्सिमम आपके जो एंशिएंट टाइम की मैं बात करूं, या तो वो स्टोन पे थे, या फिर मेटल की मैं बात करूं तो कॉपर इंस्क्रिप्शन थे, आपके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें थी आपका जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आएंगे। तो जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ये तो टेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट, कुछ हैंड रिटन चीजें जो है आपको मिलेंगी, या फिर आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। इससे आपको क्या अंदाजा होता है, जैसे कोई इंस्क्रिप्शन मिला पर्टिकुलर, तो उस इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर पहले ये पर्टिकुलर डायनेस्टी थी, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी ने ये काम कराया था, ठीक है। जैसे हम अशोका पीरियड की बात करते हैं, आपका 6th क्लास एनसीईआरटी का अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो उसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन की ही बात की गई है, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ वेस्ट से लेके आपका साउथ तक, अमरावती तक बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपके अशोकन पीरियड के मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें अशोका के अलग अलग नाम से वो इंस्क्रिप्शन है और उनके टाइम में की गई, चाहे वो रिलीजियस स्फेयर में हो या फिर पर्टिकुलरली उनकी कोई पर्टिकुलर उन्होंने कोई विक्ट्री किसी पर्टिकुलर, जैसे कलिंगा की हम बात करते हैं, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की हो, और या फिर अलग कोई और भी उनका कोई काम हो, जैसे धम्मा पॉलिसी उनकी है, उनके लिए इंस्क्रिप्शन, या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड उनके इंस्क्रिप्शन। तो बहुत सारी चीजों को लेके इंस्क्रिप्शन होते थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चल सकता है? इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चल सकता है? हमें इंस्क्रिप्शन से पता चल सकता है कि पर्टिकुलर जो डायनेस्टी थी उसकी पॉलिसी क्या थी। जैसे हम अशोकन पीरियड की बात करें, हमें कैसे पता चला कि अशोकन पीरियड पे अशोका की पॉलिसी ये थी, अशोका जो है पीस लविंग हो गए थे। तो उन किस चीज से पता चला? जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले, इंस्क्रिप्शन में वहाँ धम्मा के कंसेप्ट का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है धम्मा का, ठीक है। धम्मा से हमें पता चला कि धम्मा जो है ये कंसेप्ट होता है और बुद्धिज्म का ये कंसेप्ट है, और उसमें ये चीजें बताई गई है। तो वहां से आप किसी भी जो डायनेस्टी है उसकी, या फिर किसी भी पर्टिकुलर किंग जो है उसकी पॉलिसी के बारे में पता चल सकता है। दूसरा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। जो भी इंस्क्रिप्शन होता है उस पे एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड मेंशन होता है तो आपको पता चलेगा कि हाँ अशोका इस पीरियड में था। तो ये जो हम हिस्ट्री पता चली है और यहाँ आपकी एनसीईआरटी में रिटन है, ये कहाँ से पता चली है? हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सोर्सेज मिले हैं, ठीक है, चाहे वो टैक्स के हो या फिर इंस्क्रिप्शन के। अधिक टैक्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्स के सोर्सेज पे मैंने फिर बताया आपको फैक्ट और फिक्शन। जब भी टैक्स लिखा जाता है तो एक राइटर जो होता है ना, वो अपने दिमाग का जादू चलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि यार कुछ मैं ऐसा इंटरेस्टिंग लिखूं जो पढ़ने वाले को मजा आ जाए, ठीक है। तो जब भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो टेक्स्ट हो सकता है कि जो एक्चुअल इंसिडेंट है उसको कैप्चर ना करते हुए वो उसमें कुछ अतिशोक्ति करते, हाइपरबोला हो जाए वो, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश करते, ठीक है। जब आप टेक्स्ट की बात करते हो, जब आप इंस्क्रिप्शन की बात करते हो तो आपको पता है पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई चीज हुई है उसका फैक्ट वहां पे मेंशन है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? वो फैक्चुअल बेसिस पे ज्यादा करेक्ट होते हैं। टैक्स भी बहुत सारे टैक्स है, बट ओवर द पीरियड वो भी आपको अच्छा सोर्स देते हैं हिस्ट्री का, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टैक्स क्या हो सकते हैं? मे बी डाइल्यूटेड, जो एक्चुअल उनका था उसमें बहुत सारे लोग अपना एडिशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस में आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो उसका फर्स्ट एडिशन आया, फिर धीरे 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 अगर लेटेस्ट एडिशन की आप बात करें तो आपको पता चलेगा 15-16 एडिशन आते आते बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बहुत सारे न्यू चीजें ऐड कर दी। तो ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट में कुछ चीजें एडिशन कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, कुछ चीजों को डाइल्यूशन कर दिया जाए, बट आपका इंस्क्रिप्शन जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। So we have discussed about the sources of history. Now we are going to discuss about ancient people.
ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे जो है वो पर्टिकुलरली लोगों का जो बोलते हैं कि ऑक्यूपेशन है वो क्या था और वो लोग क्या करते थे, ठीक है। और उसके बाद में इंडिया का जो पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी है, किन पर्टिकुलर एरियाज में जो है वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की साइट्स की भी हम बात करेंगे, जैसे आपका पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक और दिस और दैट पीरियड, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए वो मैं डिस्क्रिप्शन पूरा भी दूंगा आपको, जो हिस्ट्री का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है अगर हम उसकी भी बात करें तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस किस टाइप से हमारा जो पूरा हिस्ट्री का इवोल्यूशन रहा है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक बार, जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसके बारे में, क्योंकि उससे थोड़ा फिर कंफ्यूज रहेंगे जब हम पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, अदर साइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपली जो आपका क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आपका पैलियोलिथिक पीरियड, आपका मेसोलिथिक पीरियड, और थर्ड है आपको अगर यहाँ पे दिखेगा तो आपको न्यू दिख जाएगा शायद, यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। तो सिंपली ये पूरा मैं आपको दूंगा, टोटल टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा, जो भी हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, जो पीरियड का पूरा कैटेगराइजेशन है वो सब बताऊंगा। बट एक थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि जब हम बात करते हैं, देखिए एक प्री हिस्टोरिक एरा की हम बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा कौन सा एरा होता है? प्री हिस्टोरिक एरा ऐसा एरा होता है जहाँ पे वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसका हमारे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग हम करते हैं पैलियोलिथिक टाइम से। पैलियोलिथिक टाइम कौन सा है? देखिए पैलियो पुराना, जो आपका लिथिक है आपका स्टोन, ठीक है। तो ये आपकी स्टोन एज है, ये आपका ओल्डेस्ट पीरियड होता है। और अगर इसका मैं टाइम की बात करूं तो 2 मिलियन समथिंग से आई थिंक 2 से लेके और 40,000 BC तक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका हो सकता है कि बहुत सारे बुक्स में ये अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हो, बट ये सारा टाइम पीरियड, ये सारा जो एरा है आपका, ये आता है पैलियोलिथिक में। मेजोलिथिक की अगर मैं बात करता हूँ तो मेजोलिथिक का होता है आपका 12 टू, या फिर आप 12 से बोल सकते हो, या फिर आप जो 10,000 से पहले का पीरियड है, कहीं पे वो 12,000 टू 10,000 ओनली है, 2000 साल का वो एरा है, या फिर कहीं पे आपका वो 20 टू 10,000 तक है, तो वो उसका अलग क्लासिफिक। पर 10 से पहले का जो एरा है और पैलियो से बाद का है उसको मेजोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका जो 10,000 के बाद से कहीं पे अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर बुक की, तो न्यूलिथिक एरा जो है आपका 7,000 BC से स्टार्टेड है, कहीं पे वो 10,000 BC से स्टार्टेड है, ठीक है। कि जो आपका 10,000 के बाद का पीरियड है वो आपका न्यूलिथिक में है। सिंपली ये क्यों कैटेगराइजेशन क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि इस पर्टिकुलर एरा के हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्टोरिक एरा इसको बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, अभी आपको बताएंगे कि जो पैलियोलिथिक साइट है इंडिया में पर्टिकुलर, या मेजोलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है, तो यहाँ पर हम 11-12 के एनसीईआरटी में इसको और डिटेल में समझेंगे। बहुत सारी चीजें पैलियोलिथिक के बारे में देखेंगे, या फिर डिफरेंट एरा है उसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आइडिया क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि जो एंशिएंट लोग थे वो कैसे थे, जब हम इनकी बात करते हैं, हंटरर थे, फूड गैदरर्स थे, तो जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एरा की, क्योंकि जब हिस्टोरिक एरा जब स्टार्ट हो गया, जब का हमारे पास एविडेंस है, उस टाइम पे लोग सेटल हो चुके थे। उस टाइम पे लोगों के ऑक्यूपेशन अलग अलग टाइप से डिफाइन, जैसे हम वैदिक पीरियड की बात करें, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा तो नहीं है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हमें पता है लोगों के पास ये ऑक्यूपेशन था, सोसाइटी पूरा सोशल कैटेगराइजेशन हमें पता है कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर कैसी थी, बहुत सारे अदर एविडेंस हमें पता है, बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में हमें पता है। तो वो क्या है, आपका सेटल्ड लाइफ है। बट उस सेटल्ड लाइफ से पहले ये जो एरा था, पैलियोलिथिक की भी बात करें, मेजोलिथिक की बात करें, और जो न्यूलिथिक की स्टार्टिंग है, क्योंकि न्यूलिथिक के बाद में बोला गया है कि न्यूलिथिक के बाद में आपका जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो गया था। वो अलग अलग जगह पे धीरे धीरे अलग टाइम पीरियड पे, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो हम बात करते थे वो करते हैं, तो वो न्यूलिथिक के बाद में ही स्टार्ट हुई। जैसे ही न्यूलिथिक पीरियड जो है आपका स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम पे ये जो ऑक्यूपेशन है, स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि पहला ऑक्यूपेशन आपका क्या रहेगा, वो एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन होगा। तो लोग एग्रीकल्चर
कौन करेगा एग्रीकल्चर? भाई एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन किसका होगा? जो लोग एक जगह रहेंगे, वंडरन नहीं होंगे, वे लोग एक जगह, नोमैड नहीं होंगे, नोमैडिक लोग नहीं होंगे। नोमैडिक का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग, वो नहीं होंगे, ठीक है। फूड गैदरर, हंटर्स नहीं, उन्होंने सेटल्ड लाइफ को चुन लिया, तो अब वो एग्रीकल्चर एज ए ऑक्यूपेशन को लेके चले, ठीक है। तो ये बात क्या है, न्योलिथिक एरा के बाद की बात हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल क्लासिफिकेशन रखिए। फिर उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो आपका 2500 BC से लेके 1700 BC तक एक जनरल पीरियड है वो आपका। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में 1500 से, जैसे मैंने आपको बताया, 1500 से लेके 1000, 1500 टू 1000 एंड 1000 टू 600 BC तक आपका लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। फिर उसके बाद में महाजनपदा पीरियड। अदर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम एक क्लास में आपको पूरा बता देंगे कि किस किस टाइप से कौन कौन सी डायनेस्टी है, उसका पूरा आपको एक पर्टिकुलर एक लेक्चर में आपको सारा नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जनरली आप समझ लीजिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो ये है, इस पीरियड में लोग कैसे थे वहां पे, ठीक है, हंटर फूड गैदरर्स। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं जो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, एनिमल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो जनरली वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? वो सिर्फ अपने फूड की सर्च में जाते हैं, सेफ्टी की सर्च में जाते हैं। तो आप अगर एंशिएंट टाइम पे अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एविडेंस मिली है वो कहाँ पे मिली है, वो आपकी मिली है केव्स में, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए? या तो फूड की सर्च में, या फिर आपका वो केव में रहते थे। केव क्या देती थी उनको? सेफ्टी प्रोवाइड करती थी, केव देती थी उनको सेफ्टी। और फिर आपने अब जब आदमी थोड़ा वहां पे उसका फूड का और सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी उसकी वहां पे थोड़ा उसको एंश्योर होने लगी, तो आपको पता है कि ह्यूमन के लिए, देखिए आज के टाइम में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी आदमी का इकोनॉमी अच्छा हो जाए, उसको पैसा आने लगे, उस पर्टिकुलर आदमी को लगे कि तेरी लाइफ सेटल हो गई, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो क्रिएटिव हो जाता है। वो आदमी क्रिएटिव हो जाता है, वो आदमी अच्छी अच्छी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। अंदर का जो उसका ह्यूमन बीइंग, जो अंदर उसकी सोल है, वो बाहर आने शुरू हो जाती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। यही तो होता है। अगर सेटल्ड लाइफ की बात, उस टाइम पे उनको सेफ्टी मिली केव्स में। केव्स में उन्हें लगा अब जंगली जानवर हम पे अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। इसीलिए एविडेंस आप देखते हैं आपका जो ये केव पेंटिंग्स है, आप मेसोलिथिक एरा की, आप न्योलिथिक पीरियड की, इन पीरियड की आपको क्या मिलती है, आपको पेंटिंग्स मिलती है। इसका मतलब आदमी जब सेफ्टी महसूस करने लगा केव्स में, तो अपने आप को उसने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हुई है। और आज भी अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो स्पेशली जो केव पेंटिंग्स में, स्पेशली जो ओल्ड एरा या फिर जो आपका ये स्टोन एज की पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो हर एरा की पेंटिंग आपका भीमबेटका में मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे, भीमबेटका जो पर्टिकुलर साइट है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, तो उसका अलग से हम देखेंगे। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी धीरे धीरे, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। और धीरे धीरे वो क्या होने लगे, न्योलिथिक पीरियड में वो सेटल होने, ठीक है। देखिए 11th-12th की एनसीईआरटी में हम और ज्यादा डिटेल से इसको देखेंगे, बट बिफोर दैट वी विल ओनली हैव some basic understanding about these eras, ठीक है, Paleolithic, Mesolithic. After that in 11th और 12th class NCERT we will discuss about these paintings, जो मैंने आपको बताया कि कैसे सेफ्टी के बाद में ह्यूमन एक्सप्रेशन निकलता है, ठीक है। आज आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेना, आप पूरी अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर लेना कि क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। बहुत लोग आपको दिखेंगे कि यार ये पेंटर है, वो पेंटर कैसे बन गया, उसकी आप क्लास देखना, आप देखना क्या कि एक पर्टिकुलर लोअर क्लास से आने वाला आदमी, एक दो एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, बट मेनली कौन लोग करते हैं इस टाइप की चीजें, कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिनके पास सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। तो जब केव में आए, सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी हुई, उन्हें लगा कि चलो अब हम पे जंगली जानवर अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी। सेफ्टी से सारी चीजें होती है, सिक्योरिटी से सारी चीजें होती है, लाइफ जब सेटल हो जाती है तो ह्यूमन एक्सप्रेशन निकलते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है जब केव पेंटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो मैंने आपको बताया कि ये आपका न्योलिथिक पीरियड जो है, जहाँ पे आपका सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुआ था,
ये 10,000 BC के अराउंड, और कहीं कहीं पे ये 10,000, कहीं कहीं पे ये आपका 7,000 BC के अराउंड भी किसी बुक में डिस्क्रिप्शन न्यूलिथिक पीरियड का। और न्यूलिथिक का मतलब है न्यू एरा स्टार्ट हो गया। न्यू एरा ये कौन सा एरा था, जहां पे एग्रीकल्चर या फिर प्रोडक्शन जो है थोड़ा बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गया, लोग थोड़े सेटल होने स्टार्ट हो गए। और इसका अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है आपका सुलेमान और किरथार हिल्स में, ठीक है, जो कि अब आपका जो इंडिया के पार्टीशन के बाद दूसरी साइड है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखिए जब मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहले इंडिया जो अखंड भारत की हम बात करते हैं तो वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें बांग्लादेश भी आएगा, ये पर्टिकुलर इधर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का रीजन भी कुछ, वो सब उस सब कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है। तो जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा तो ये कंट्री भी उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो सुलेमान और किरथार रेंज यहाँ पे आपका इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है अभी तो फिलहाल, पहले तो ये पार्ट था आपको पता ही है। तो वहां पर पहली बार एविडेंस मिले हैं, मतलब कि पहली बार क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ था, और वो क्रॉप कौन सी थी, वीट और बार्ले, गेहूं और जौ की खेती, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज, क्योंकि बाइलिंगुअल भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम के, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि गेहूं और जौ की खेती होती, ठीक है, पहली बार जो एविडेंस मिली है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस पर्टिकुलर एरा में जो है सबसे पहले क्रॉप जो है आपका प्रोड्यूस की गई, या फिर वो पूछ सकते हैं कि आपका 4 नाम दे देंगे वहां पे कि कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप थी जो सबसे पहले प्रोड्यूस की जाती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्या वो वीट बार्ले राइस, इस टाइप के ऑर्डर में आपको दे देंगे, या दो एक जगह दे देंगे, वीट और बार्ले, राइस और दिस पैडी, क्योंकि पैडी प्रोडक्शन इस बाद में स्टार्ट हुआ। अगर मैं राइस और पैडी की बात करूं तो पैडी प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट हुआ, क्योंकि पैडी प्रोडक्शन में थोड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जब आप पैडी प्रोड्यूस करते हो, राइस प्रोड्यूस करते हो, तो आपने देखा होगा राइस के प्रोडक्शन में बहुत टाइम पहले क्या करना पड़ता है, उसके बीज को एक जगह डाल के एक छोटा सा वो पर्टिकुलर एरिया बना के, और फिर उसको एक एक करके 2-3 टाइप का, मतलब राइस अगर आप पैडी की बात करें तो पैडी कल्टीवेशन में 2-3 टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी आपसे कभी पूछा जाए कौन सी क्रॉप पहले स्टार्ट हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होना, तो आप वीट और बार्ले पे जाना है, ठीक है। राइस और या पैडी का कल्टीवेशन बाद में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसका रीजन मैंने आपको बताया, आप अब भी देखेंगे पैडी कल्टीवेशन के लिए थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और वीट और बार्ले के कल्टीवेशन में कम टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, आज भी वही चीज है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैप आप एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना, और इसमें आप थोड़ा ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है उस चीज को देखना। ये आपका मैप 1 है, जो आपका फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, इसको आप देखना। और जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, चाहे वो इंडस रिवर की हम बात करें या गंगा रिवर की बात करें, और गंगा का जो ये ट्रिब्यूटरीज है, चाहे यमुना की बात करें, चंबल की बात करें, सोन रिवर की बात करें, ठीक है, महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, तुंगभद्रा की बात करें, ठीक है, और पेरियार रिवर की बात करें या कावेरी रिवर की बात करें, इन सब पर्टिकुलर रिवर्स को कम से कम आप, जितनी मेन रिवर है इंडिया की, मेन रिवर सिस्टम है, उसको आप एक बार 6th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कि आप जैसे इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, थोड़ा गूगल कर लेना, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। वैसे आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, बट यहाँ पे आप थोड़ा गूगल कर लेना, इंडस रिवर के बारे में आप देख लेना किस किस इंडिया के स्टेट से जाती है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चंस वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे भाई वो पर्टिकुलरली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है आप बताओ इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, तो वो आप जो आरबीएस सिस्टम है या फिर आईसीजेड की हम बात करें, ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं रावी जो है, ब्यास है, ठीक है, सतलुज है, तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं, और या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो उनका ओरिजिन है उसमें वो पूछ सकते हैं आपका ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाँ, इस यहाँ पर इंडस गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, महानदी आपका, फिर आपका गोदावरी, और फिर आपका कृष्णा,
और कावेरी रिवर, मेन रिवर, और नर्मदा रिवर, नर्मदा, ठीक है, तापी भी आप देख लेना। तो जो ये रिवर सिस्टम है इसमें आपको इनकी मेन ट्रिब्यूटरी क्वेश्चंस में इतनी बार यूपीएससी ने पूछी है। तो ठीक है, ये हिस्ट्री का है आपका, बट जब आप इस मैप को देख रहे हैं तो एक जनरल आइडिया आप ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए, हाँ यहाँ को इंडस जा रही है, इसके नीचे इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, यहाँ पे रावी है, सतलुज है, झेलम यहाँ से है, तो एक जनरल आइडिया आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो इंटरनेट है, जो आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, उसका बेटर यूज कर सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में यहीं पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये जो मैप है वो उतना ज्योग्राफिकल लोकेशंस को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बना गया है। इसने सिर्फ यहाँ पे दिखाया है कि जो सुलेमान और किरथार रेंज है वो कहाँ पे है, तो वो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। बट आप इस मैप को यूज करना है, यहीं पे छोटा सा नोट्स बनाना है और उसमें लिखना है इंडस की जो मेन ट्रिब्यूटरी है। आप गूगल करोगे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, वे आप ये मेन ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिख लेंगे और उसका एक लॉजिकल ऑर्डर सा देख लेंगे। जब भी आप हिस्ट्री रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा। For the first time it may be difficult for you, बट जब आप धीरे धीरे ऐसी चीजें करेंगे तो आपके कॉम्बिनेशन से, लिंक से आपको इतना इजी हो जाएगा कि आपको कभी भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेहनत लगेगा। दिस विल टेक योर टाइम एंड दिस विल आल्सो एंगेज यू एक्टिवली। एक तो होता है कि आप पढ़ते चले गए, आपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको कोई सिंपल आपको दे दिया 50 पेज और आपने वो सारा पढ़ दिया, आपने बोला चलो ये याद हो गया। एक होता है एक्टिव एंगेजमेंट। एनसीईआरटी का बेसिक मीनिंग यही होना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, अदरवाइज आप मत पढ़िए। इफ़ यू आर नॉट एंगेजिंग योर सेल्फ एक्टिवली तो आप मत पढ़िए। आपके पास ये मैप मिला तो आपको करना क्या है, इस मैप में आपको ट्रिब्यूटरीज है उनका एक ऑर्डर देखना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे जितनी भी मेन आपका रिवर सिस्टम है सबकी ट्रिब्यूटरी से 1-2 क्वेश्चन जरूर आए। पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछी गई है, गंगा रिवर सिस्टम की पूछी गई है, इंडस की पूछी गई है, आपका ब्रह्मपुत्र की पूछी गई है, ठीक है, आपका यहाँ पे कावेरी या फिर कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, सब के बारे में पूछा गया। एटलीस्ट इस मैप के साथ आपको वो करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी, मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक एरा की हम बात करेंगे, और ये ओल्ड स्टोन एज है, और इसमें मैंने आपको बताया कि पूरा क्लासिफिकेशन हर चीज़ में आपको आराम से बता दूंगा पूरा, क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट जो क्लास में लूँगा उसको पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा और पूरा लॉजिकली मैं आपको समझाता चला जाऊँगा पूरी डायनेस्टी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कैटेगराइजेशन, जिसके आपको पूरा टाइम पीरियड याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी है उसमें आपका 6th क्लास एनसीईआरटी में 3 इंपोर्टेंट आपकी साइट दी गई है। ये आपकी भीमबेटका है, मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका आपकी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और अगर भीमबेटका की मैं बात करूं, ये सिर्फ पैलियोलिथिक साइट नहीं है, यहाँ पर मेजोलिथिक, न्योलिथिक बहुत सारे एरा के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यहाँ पे शायद डिस्क्रिप्शन नहीं है इस चीज़ का। मैंने आपको बताया था कि केव पेंटिंग, यहाँ पे नेचुरल केव्स, आपका रॉक शेल्टर्स मिले। शेल्टर का मतलब भाई जहाँ पे आप जाके रुकते थे, जो एंशिएंट टाइम के, जो अगर मैं लोगों की बात करूँ, जब तक वो सेटल्ड आपका सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, सिविलाइजेशन डेवलप नहीं होता, तब तक लोग जो है केव्स में रहते थे। और वहीं पे जब केव्स में रहते थे सेफ्टी होगी, तो मैंने बताया था ह्यूमन एक्सप्रेशन क्या करेगा, वो अपना ह्यूमन क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेगा, फिर ह्यूमन एक्सप्रेशन आएगा। वो एक्सप्रेशन, पेंटिंग क्या है, एक काइंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। आप पेंटिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी इमेजिनेशन को किसी पर्टिकुलर पेज पे या किसी पर्टिकुलर कहीं पे भी, दीवार पे कहीं भी उतार रहे हो। यही तो है आपकी इमेजिनेशन को आप अपने पेंटिंग के थ्रू लेके आ रहे हो, ठीक है। ह्यूमन इमेजिनेशन को आप पेंटिंग में लेके आ रहे हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हैबिटेशन साइट्स, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, वो कुछ इतना इशू नहीं है। तो आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और ये साइट आपकी एक पैलियोलिथिक साइट है, बट बहुत सारे एरा के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, मेजोलिथिक एरा तक के भी एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। हंसगी एक साइट है, ये भी आपकी पैलियोलिथिक साइट है, ये आपकी कर्नाटका में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है एक टाइप की ह्यूमन सेटलमेंट के साइट में यहाँ पे एक फैक्ट्री भी मिली है। स्पेशली देखिए, फैक्ट्री उस टाइम की फैक्ट्री का मतलब ये मत समझना कि आज के टाइम की हम फैक्ट्री की बात करते हैं। उस टाइम की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे कुछ टूल्स मिले हैं,
और वो जो है मास लेवल पे मिले हैं, बहुत सारे टूल्स एक जगह मिले हैं। तो ऐसा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ है लोगों ने, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऑब्जर्वेशन में उनको ये लगता है कि यहाँ पर लोग रहते भी थे और साथ साथ में यहाँ पे जो टूल मेकिंग जो होता है उस टाइम पे, स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एरा कौन सा है, पैलियोलिथिक एरा आपका स्टोन एज एरा है। तो वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट बनते थे वो सब किस चीज के थे, वो आपके स्टोन के थे। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज एरा। क्यों बोलते हैं ब्रोंज एरा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आप इक्विपमेंट की बात करेंगे या फिर इक्विपमेंट की जो बात करेंगे, जनरली आपका ब्रोंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम वैदिक जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको आयरन एज बोलते हैं। इस पे जो आपका 1000 के बाद का एरा है। तो आयरन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर में प्लगिंग की बात हो, धीरे धीरे वो किस चीज के बनने लगे थे, वो आयरन के बनने लगे थे। तो डिस्कवरी हो चुकी थी आयरन की, यहाँ पे ब्रोंज की डिस्कवरी हो चुकी थी। बट पैलियोलिथिक में क्या था, सिर्फ आपका जो इक्विपमेंट बनते थे, जो चीजें या फिर आपका हंटिंग में काम आती हो या फिर आप कुछ भी प्रोड्यूस भी कर रहे हो, न्यूलिथिक के बाद की अगर हम थोड़ी बात करें तो वहां पे आप सिर्फ स्टोन चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे हम पैलियोलिथिक की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक में भी आपका मेजोलिथिक में भी स्टोन यूज होता था। ठीक है, जब हम लिथिक की बात करते हैं, लिथिक मतलब स्टोन एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कुरनूल भी है आपका, कुरनूल केव्स है, यहाँ पे भी एविडेंस मिले हैं और सिमिलर टाइप के एविडेंस यहाँ पे भी है। और कुरनूल है आपका, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट कुरनूल है आपका आंध्रा में। कुरनूल कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कभी कभी आपका यूपीएससी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए पैलियोलिथिक साइट। ठीक है, आपको 3-4 नाम यहाँ पे दे देंगे कि जो है आपका हंसगी है, कुरनूल केव है, भीमबेटका है, तो आप उसमें मार्क करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए पैलियोलिथिक साइट। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, या पर्टिकुलरली वो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं किसी साइट का अगर वो डीप जाएंगे। ठीक है, और अगर वो ज्यादा ही डीप जाएंगे, वो आपका ना एनसीईआरटी में है ना किसी अच्छी बुक में है, आपने जो मटीरियल पढ़ा है उसमें भी नहीं है, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज you don't need to answer that particular question, you don't need to attempt that particular question। आपको attempt नहीं करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, स्पेशली मैं बता रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे, मिडाइवल हिस्ट्री से होंगे, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे, आपका इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन होंगे, आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आपकी कट ऑफ है अब वो 90 के अराउंड रहती है, और तो 90 के अराउंड कट ऑफ का मतलब है कि आपको 50 to 60% अपना स्कोर लेके जाना है, नेगेटिव वगैरह को हटा के। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए ये इस टाइप का मैंने आपको बता भी था कि उन्होंने पेंटिंग की, और अलग अलग जब हम पेंटिंग पढ़ेंगे, इंडियन पेंटिंग्स को हम पढ़ेंगे, मैं अलग से भी आपको पढ़ा दूंगा। अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा कम कवर करेंगे तो मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वो ओल्ड एरा की पेंटिंग है तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन भी है वो किस टाइप का है। ये लोग जो है कि पर्टिकुलर घोड़े पे ये है या फिर पर्टिकुलर जो भी एनिमल है, और ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली हंटिंग कर रहे हैं, ऐसा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है। ठीक है, तो पेंटिंग किस चीज से रिलेटेड है, वो जो वहां पे वो करते थे या फिर सोशल ग्रुप में जो भी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करते थे, वो सब चीजें हैं। ठीक है, इस टाइप के टूल्स, जब मैं टूल्स की बात करता हूँ तो वो स्टोन्स को इस टाइप का कोई रूप दे देते थे। ठीक है, ऐसी कोई फॉर्म दे देते थे, ऐसे स्टोन्स को मॉडिफाई करते। तो जो आपका अगर मैं बात करूँ हंसकी की, तो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर जो फैक्ट्री मिली है स्टोन मेकिंग का, स्टोन टूल मेकिंग का, तो वो इसी टाइप के टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो आप मत समझना कि वो स्टोन से उन्होंने कोई ऐसा कोई बड़ी चीज ऐसी बनाई है, या आज के लेवल पे आप कंपेयर करो फैक्ट्रीज का, इस टाइप की कोई फैक्ट्री नहीं थी। वो आपका बेसिक सिंपल जो स्टोन से आप टूल बना सकते हैं, जनरल टूल। सो हेयर इज नव न्यूलिथिक साइट्स। देखिए मेजोलिथिक में 2-3 जो जनरल साइट्स है, मेजोलिथिक पीरियड इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया कुछ पैलियोलिथिक और कुछ न्यूलिथिक एरा में ही आपकी मेजोलिथिक की कुछ साइट्स है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूंगा या नोट्स में एडिशनली प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेजोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट है, एमसीक्यू के थ्रू भी आपको दे दूंगा। ठीक है, बट अब हम देखेंगे न्यूलिथिक साइट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ साइट्स जो है आपके क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जा चुकी है, चाहे वो आपका स्टेट के पीएससी एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक देना।
तो अब बात करते हैं न्यूलिथिक साइट्स का। तो आपका जो न्यूलिथिक साइट की अगर मैं स्पेशली बात करूं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ साइट की अगर मैं बात करूं, ये आपका कहाँ पे, बलूचिस्तान, अभी जो करंट में पाकिस्तान। देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि जब भी हम इंडियन हिस्ट्री, देखिए सोच के देखिए आपकी हमारे लिए तो ये चलो बताना ठीक है कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है, अगर पाकिस्तान की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी तो आप सोचिए वहाँ पे क्या होता होगा। वहाँ पर्टिकुलरली अगर बात करें जितना भी आपका हिस्टोरिकल जो जगह है या फिर इवोल्यूशन जहाँ पे हुआ है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक तो पहले बोला जाता है। जहाँ पे भी अगर हिस्टोरिकल आप फॉरेन सोर्सेज की बात करो, कुछ भी आप ऐसा अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाती है। तो हम तो अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें तो रहता है कि एक्चुअल आइडिया कि यहाँ पे ये था। उनका अगर पर्टिकुलर हिस्ट्री की बात करें तो उनका तो हिस्ट्री मॉडर्न ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कितना कंफ्यूजन रहता होगा। बट मैं यहाँ पे बता दूं कुछ आपकी लोकेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम पढ़ेंगे, जो आपका हड़प्पा की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें मोहनजोदारो की हम बात करें, तो ये कुछ साइट्स जो है आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हम यहाँ पे जो न्यूलिथिक और अदर साइट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपका मेहरगढ़ जो है वो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो आपका बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान से अटैच जो रीजन है पाकिस्तान का, वहां पे है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेशल क्या था, तो यहाँ पे एविडेंस मिला है किस चीज का, यहाँ पे एविडेंस मिला है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन के प्रोडक्शन का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम बात करते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, ये सिविलाइजेशन क्यों फेमस था, ये इसलिए भी फेमस था क्योंकि यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो बोला जाता है कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है। बट उससे पहले 7000 BC के टाइम पे, क्योंकि न्योलिथिक एरिया, अगर न्योलिथिक पीरियड जो है वो स्टार्ट ही हुआ था उसी के अराउंड आपका मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान जिसे मैं बता रहा हूँ, वहां पर्टिकुलरली आपका कॉटन के प्रोडक्शन का एविडेंस मिला है। ठीक है, तो उससे पहले भी एक साइट थी जहां पे कॉटन के प्रोडक्शन का एविडेंस मिला है। ठीक है, और वहां पे व्हीट के प्रोडक्शन का भी मिला है। ठीक है, और वहां पे मड ब्रिक हाउसेज का भी मिला है। ठीक है, मड ब्रिक हाउसेज। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, ब्रंट ब्रिक थी। देखिए अब ये ध्यान रखना, मेहरगढ़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मड ब्रिक। ठीक है, मिट्टी की जो आपकी ईंटें हैं वो है, बट उसे पूरी तरीके से पकाया नहीं गया है भट्टी में, आपका आग में। ठीक है, और यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, ब्रंट ब्रिक्स थी, और उनका जो साइज भी था पर्टिकुलरली हर ब्रिक का साइज सिमिलर था, और उसका एक अलग, अगर हम बात करें पूरा जो सिविल इंजीनियरिंग जो मेथड्स है वो वहाँ पे यूज किए गए थे। बहुत सारा आप उनका जो आर्किटेक्चर उनका देखेंगे, टाउन प्लानिंग की हम बात करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था उस एरा के हिसाब से। ठीक है, पर कहानियों पे विश्वास मत करना। बहुत सारे लोग अगर आपको बताए कि नहीं उस एरा पे, तो जैसे मोहनजोदारो एक मूवी भी बनी है, उसमें पर्टिकुलरली अगर ऐसे दिखाया गया है या फिर कुछ इस टाइप की चीजें, ऐसे यान था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लेके नहीं आनी। हो सकता है आपका फिक्शन, आपकी जो इमेजिनेशन है वो काम करती हो, आप मानते हो कि किसी एरा ऐसा भी हुआ होगा, आपका अपना वो थिंकिंग हो सकता है, बट उसको सिविल सर्विस में मत लेके आना, उसको यहाँ पे हिस्ट्री में मत लेके आना। यहाँ पे आप फैक्ट पे बात करना। इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री अब तक हम जो देखते आ रहे हैं वो इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री को प्रोग्रेसिव वे में ही देख रहे हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न कंसेप्शन है। वैसे मगर हिस्ट्री का बता दूं तो हिस्ट्री हमेशा क्या देखती है, वेस्ट वाले क्या देखते हैं, जो आपका पश्चिमी सभ्यता है वो क्या देखती है, वो हिस्ट्री को हमेशा इवोल्यूशन के तौर पे देखती है। आप चार्ल्स डार्विन को देख लो। ठीक है, वो क्या देखते हैं कि हमेशा हिस्ट्री में प्रोग्रेस हो रही है, वो साइंटिफिक बेसिस पे चीजें देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे साइंटिफिक बेसिस पे नहीं देखा जाता, बट हमारे यहाँ जो है स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा है। हम जो वैल्यू के डिग्रेडेशन के बेसिस पे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए इस चीज को मैं आपको एक बार समझा दूं, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है जब आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। न्योलिथिक साइट्स को हम अभी देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का जो आप कैटेगराइजेशन करते हैं या फिर जो आप इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री देखते हैं वो कैसे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं ओरिएंट सिविलाइजेशंस की या फिर इंडियन, पर्टिकुलरली इंडियन सिविलाइजेशन की, जब मैं ओरिएंट सिविलाइजेशन की बात करता हूँ तो मैं एशियन जो कल्चर है उसकी बात करता हूँ, ईस्टर्न जो कल्चर है उसकी बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, स्पेशली यहाँ पे मैं यूके और यूएसए, आपको पता है अगर आज के टाइम पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फ्लैग बियरर आप किसको मानेंगे, आज के टाइम पे तो आप यूएसए को मानेंगे,
और अगर मैं बात करूँ आज से 100 साल पहले की, 150-200 साल पहले की, तब आपका फ्लैग बियरर कौन था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का? यूके था। तो हम हिस्ट्री को कैसे समझते हैं? देखिए इंडिया में क्या है, वैसे नहीं है कि इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करता है, इंडिया में कॉम्बिनेशन है मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म दोनों का। हम ये भी मानते हैं कि भौतिक चीजें जो है, फिजिकल वर्ल्ड जो है, ये भी जरूरी है, बट स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वो हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानता है जो ये फिजिकल वर्ल्ड है यही अल्टीमेट है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिक वर्ल्ड है, वही आपका अल्टीमेट है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहता है? हाँ, फिजिकल वर्ल्ड भी जरूरी है, बट जो अल्टीमेट एम है वो आपका ये स्पिरिचुअलिज्म है आपका। जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, आप सारे काम करिए, आप शादी करिए, आप फैमिली बसाइए, आप काम काज करिए, बिजनेस बढ़ाइए, बट अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर आदमी का को या तो उसकी डेथ होती है, पर्टिकुलरली जो भी ऐसी टाइप के इंसिडेंट होंगे, तो हम बोलते हैं, या फिर कोई आदमी जो है एक पर्टिकुलर एज में चला गया, वो बिजनेस नहीं कर रहा, सब कुछ छोड़ के वो चला गया, उसे लगा कि ये 70+ हो गया, तो हम बोलते हैं कि अब इसको मोक्ष मिलना चाहिए, भाई डेथ के बाद या मोक्ष मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हम स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो इस दुनिया का नहीं है, हमें स्पिरिचुअलिज्म में जो है वही वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही अल्टीमेट गोल है, मोक्ष प्राप्त करना अल्टीमेट गोल है। बट फिजिकल वर्ल्ड भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म पे, नहीं, इंडिया में दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट हम ये जरूर सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म जो है हमारा जैसे मोक्ष की प्राप्ति अल्टीमेट गोल है। और इसमें हम जब हिस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं, हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं, हिस्ट्री का इवोल्यूशन देखते हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं, वो कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम उसमें देखते हैं कि इंडिया कैसे देखेगा, या ईस्टर्न वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है हिस्ट्री में। हम स्पिरिचुअल बेसिस पे, स्पिरिचुअल की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनर सेल्फ की बात करेंगे। स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है, इनर सेल्फ, आपके अंतरात्मा की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोरालिटी की बात करते हैं। हम मोरल स्फीयर में चीजें देखते हैं, तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन होता है वहां पे होता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोरालिटी जो है हिस्ट्री के साथ में वो डिग्रेड होती स्टार्ट हो रही है। अब सिविल सर्विस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दे विल आस्क यू दैट देयर इज ए डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज विद इन ह्यूमन बीइंग, डू यू थिंक सो? क्या आप सोचते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य में मोरालिटी जो है, जो नैतिक मूल्य है, उनका विघटन होता जा रहा है? देयर इज ए डिग्रेडेशन ऑफ मोरालिटी। तो इंडिया का जो इवोल्यूशन है हिस्ट्री का वो ऐसे देखते हैं कि पहले सतयुग था, त्रेता युग, दिस युग, और फिर उसके बाद में अभी जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग में अब जैसे कलयुग का एक जो नेगेटिव कंसेप्शन बना जाता है कि यहाँ पे क्या है, इंसान सिर्फ क्या, वहाँ पे वैल्यूज नहीं है उसकी इतनी अच्छी जितनी हमारी पहले युग में हुआ करती थी। जैसे आपकी फैमिली में भी बहुत लोग बात करते होंगे अपने पीरियड की, वो बोलते होंगे जब हम स्कूल में जाया करते थे टीचर के साथ ऐसे बिहेव करते थे, या फिर वो आपके दादाजी आपसे बात करते होंगे तो वो बोलते होंगे कि हमारे टाइम पे अगर घर में कोई बड़ा बोल दे तो सब चुप हो जाया करते थे। तो यहाँ पर वो क्या शो करता है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया में जो कंसेप्शन है हिस्ट्री का वो क्या है कि आपका जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, जो वैल्यूज है वो गिरती जा रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो पहले सतयुग आया, धीरे धीरे अब हम कलयुग में हैं, तो इसका मतलब वैल्यू पूरी तरीके से गिर चुकी है। ऐसे हम हिस्ट्री को समझते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी, अगर हम साइंटिफिक वे से देखें, अलग चीज देखें, वो अलग हो सकता है। फिक्शन के बेसिस पे आप देखिए वो भी अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन है कि रामायण के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे इस टाइप का टेक्नोलॉजी था जो आज के टाइम पे भी नहीं है, उनका अलग कंसेप्शन हो सकता है। बट अगर मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात करूं इंडियन सोसाइटी की, तो हम उसका इवोल्यूशन कैसे समझते हैं? हम इंडियन सोसाइटी का इवोल्यूशन मोरालिटी के बेसिस पे करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियन जो कंसेप्शन है हिस्ट्री का वो दोनों पे बेस है। मटीरियल चीज़ों को भी हम मानते हैं, बट हम मानते हैं कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म हमारा गोल है और फिजिकल वर्ल्ड नहीं है। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्टर्न कंसेप्शन कैसे अलग है? अगर आप वेस्टर्न कंसेप्शन की
अगर आप वेस्टर्न कंसेप्शन की बात करोगे तो वेस्टर्न कंसेप्शन क्या कहता है, चार्ल्स डार्विन का, आपने डार्विन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो कैसे कैसे इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का होना स्टार्ट हुआ। या फिर आज भी अगर बात करते हैं, आप पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3.0, और आज के टाइम पे जो चल रहा है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये और वो टेक्नोलॉजी, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो आपकी हिस्ट्री वो इवोल्व होती आई है। ठीक है, तो वो अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, तो दोनों का क्या है, दोनों का थोड़ा अलग व्यू है। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात, जब हम इंडिया का कंसेप्शन देखते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे, इवोल्यूशन का जो हमारा कंसेप्शन, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यूपीएससी इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आइदर इन सोसाइटी पार्ट और इन आर्ट एंड कल्चर पार्ट और इन अदर पार्ट और इन एथिक्स, पेपर 4, जीएस पेपर 4 एथिक्स, they may ask you these kind of questions। तो ये सब आपका जो हिस्ट्री का कंसेप्शन है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में हिस्ट्री का कंसेप्शन क्या है। अब फिर से अपना चलते हैं न्यूलिथिक साइट पे। मेहरगढ़ की मैंने बात की, मैंने आपको बताया यहाँ पे मड ब्रिक्स है, ध्यान रखना आप, ये मत भूलना, देयर इज मड ब्रिक्स, एविडेंस ऑफ मड, नॉट ब्रंट ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको 3-4 फीचर देंगे, फिर बोलेंगे विच ऑफ द अबाउ इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ की जब हम बात करते हैं तो मड ब्रिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रंट ब्रिक का यूज किया गया था। जैसे आज के टाइम में जो ब्रिक ईंटें होती है जो आपकी, वो कैसे भट्टी में पका के बनाई जाती है, आपका मिट्टी का ईंट बनेगा, उसके बाद में वो पका के तब आएगा, तो वो ब्रंट ब्रिक जो है वो यूज की जाती है। दैट्स व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड ए वेरी डेवलप्ड और एडवांस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, और सेकंड बुर्ज होम, सॉरी, ये कश्मीर की साइट थी, और इसमें जो पर्टिकुलरली था आपका वो था कि यहाँ पे पाया गया है कि जो लोगों को दफनाया गया था, वहां पे दफनाने के साथ में एविडेंस मिला है कि उनके साथ में जो आपका आज के टाइम में, जैसे हम स्पेशली आज के टाइम में पालतू जानवर आपके कौन है, तो डॉग है, उस टाइम पे भी एविडेंस मिला है कि डोमेस्टिकेशन करते थे हम डॉग्स का। ठीक है, और ये जो साइट का एविडेंस मिला, ये किस पीरियड का है, ये आपका जो है 2700 BC के टाइम का है। ठीक है, अराउंड ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा पहले, या बिगनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर साइट उसमें आता भी है। तो ये बिगनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, स्टार्टिंग पीरियड जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है जब हम हिस्ट्री को एविडेंस से समझते हैं, कुछ फैक्ट से समझते हैं, बहुत सारी आपको साइट्स मिलेगी जो कि ओवरलैप करेंगी। बहुत सारी साइट पे आपको 2-3 सिविलाइजेशन के, 2-3 अलग अलग सिविलाइजेशन के एविडेंस मिल सकते हैं। बहुत सारे इंटरफेरेंस अगर हमने लिए हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किसी भी टाइम से ऑब्जर्व किया है, उनमें गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास एविडेंस है उनके बेसिस पे लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको ओवरलैप मिले तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यूपीएससी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी जिससे आपको हिस्ट्री का ज्ञाता बनना है या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ज्ञाता बनना है। आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, आप चिरान साइट देख लीजिए, कुफराल साइट आप देख लीजिए, कश्मीर की चिरान साइट है बिहार में, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और आपका ये पर्टिकुलर साइट कर्नाटका में है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है आपकी हल्लूर मस्की। ठीक है, और ब्रह्मगिरी, ये तीनों पूछी जा चुकी है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है न्यूलिथिक साइट थी, और ये पीरियड क्या था आपका 2000 BC का राउंड का पीरियड था। ठीक है, ये आपकी सारी साइट कर्नाटका में है। ये 6-7 साइट जितनी भी है आप इनको आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में वो आपसे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर साइट का मेंशन किया गया है उसको तो आपको देखना पड़ेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में।
आप 2 बार रिवाइज करिए, 4 बार रिवाइज करिए, 5 बार रिवाइज करिए, जितने भी टाइम आप रिवाइज करना चाहे, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एंशिएंट हिस्ट्री। आपको डरा नहीं रहा हूं, बट आप एनसीईआरटी स्किप किया, आप वहां पे लटक गए। बट अगर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, यू हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको सब अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। बट जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है उसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। पेमपाली की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से और कैसे पूछे जा सकते हैं, जब आप मैं मैप आपको शो करूंगा यहाँ पे, तो मैप में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर साइट के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन वो पूछते नहीं है। अगर मैं पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक साइट्स की बात करूं तो वो आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि इस पर्टिकुलर साइट से क्या मिला। आप पुराना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके, यू कैन एनालाइज दोज क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि पर्टिकुलरली। फिर भी मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो आगे मैप में मैं आपको बताऊंगा। या तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वो आपको साइट का नाम देंगे और पर्टिकुलरली स्टेट देंगे, वो आप मैच ऑफ द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक साइड साइट होगा, दूसरी साइड आपको स्टेट का नाम होगा, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और दौजोली हेडिंग जो आपका असम में है, या फिर कोलदीवा, और एक के सेकंड साइट है अभी यहाँ पे नहीं, मुझे भी पता चल रहा है कि पर्टिकुलर दूसरी साइट, शायद ये पर्टिकुलर साइट मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूपी का साइट है, ठीक है। तो आप देख लेना इसमें पर्टिकुलर ये सब आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लेना। बट अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैप मिस हो गया मुझसे, बट उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टाइप का मैप वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। आप मैप 2 देखेंगे एनसीईआरटी में। मैप 2 में आपका जो पर्टिकुलर जो ये पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक पीरियड की साइट्स मेंशन होगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीएससी में स्पेशली, और यूपीएससी ने भी पूछा है कि पर्टिकुलर साइट देंगे आपको 3-4 आपको न्योलिथिक साइट देंगे। उसके बाद में जैसे आप ये मैप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट साइट है। जैसे यहाँ पे मैंने जम्मू कश्मीर की आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोलदीवा यहाँ पे इसकी यूपी का बताया, चिरांद मैंने बिहार का बताया आपको। यहाँ पे हमने ब्रह्मगिरी, आई थिंक यहाँ पे ब्रह्मगिरी कर्नाटका का हमने देखा, तमिलनाडु का पेमपाली देखा। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है, अरेंज दीज साइट्स इन ऑर्डर ऑफ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अरेंज दीज साइट्स इन द ऑर्डर ऑफ नॉर्थ टू साउथ। आप इन साइट को अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ की साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आती है ये साइट। ये मैप जो है आपका मैप 2 जो है एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। जितनी भी साइट इस पे मेंशन है सबका लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हर एक का आपको कोई डिटेल में नहीं जाना। 2-4 यहाँ पे जैसे बुरजाम की हम बात करें, या फिर 1-2 साइट हो रहे हैं, मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो 2-3 साइट, भीमबेटका एक आपकी साइट जो है, तो वो साइट है जो इंपॉर्टेंट ऐसी साइट है जिनके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। भीमबेटका तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट बाकी के बारे में आपसे डिटेल नहीं पूछ सकते, ना पूछेंगे वो आपसे, क्योंकि आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। बट वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। मैप का जहाँ पे साइट है आपको नॉर्थ टू साउथ आपको बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपसे अरेंज करा सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, या फिर आपसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भी आप पढ़े एनसीईआरटी में कोई भी मैप हो, उस मैप को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैप ही है अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दे दूं कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आप साइट आपको दिख ही गया होगा जो आपका एनसीईआरटी का ये मैप है। मैप नंबर आई थिंक ये 3 होगा, या मैप नंबर 3 है। सो दिस इज योर मैप नंबर 3। मैंने अब तक आपको मैप नंबर 1 का बताया क्या आपको करना है उसमें। मैप नंबर 2 का मैंने बताया कि क्या करना है। मैप नंबर 3 का भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी आपसे वो अरेंज करा सकते हैं कि अरेंज दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन दिस ऑर्डर, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे अरेंज करा सकते हैं, ठीक है।
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात है तो यहाँ पर हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। देखिए इंडस वैली को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और चाहे वो आपका एनसीईआरटी में थोड़ा कम हो और 11th-12th में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट उसके अलग भी मैं आपको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन इसका दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे। क्योंकि जब हम इंडस वैली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, इंडस वैली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहला भारत का, अगर हम अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था। यहाँ पर देखिए जब अर्बन सिविलाइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे गांव नहीं थे। अर्बन सिविलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है एक ऐसा सिविलाइजेशन जहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो सिटीज है, वो डोमिनेट करती है। और या फिर आप बोल सकते हो कि वहां पर मेजर सिटीज हैं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो आपका कोई प्रोडक्शन का सेंटर है, कोई ट्रेडिंग सेंटर है, कोई पर्टिकुलर अदर सेंटर है। तो इस टाइप के सिविलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, अर्बन सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे विलेजेस नहीं थे। अगर आपसे कोई पूछे देयर वाज नो विलेजेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे गांव नहीं थे, वहां पे गांव थे, बट मेजर जो पार्ट था, मेजर जो उनका इकोनॉमी था या फिर सोशल लाइफ को कौन हैंडल कर रहा था या फिर किसके इर्द गिर्द थी, वो आपके सिटीज के इर्द गिर्द थी। क्योंकि अब तक जो एविडेंस मिले है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेजर सिटीज के मिले हैं, ठीक है, और वो मेजर सिटीज के अराउंड ही वहाँ पे ज्यादा काम होता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे स्मॉल साइट्स नहीं होगी, वहाँ पे विलेजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मत समझना कि अर्बन सिविलाइजेशन जब हम बोलते हैं कि वहाँ पे विलेजेस का एग्जिस्टेंस जीरो था, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर विलेजेस होंगे, बट सिटीज जो है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ वहाँ की लाइफ था, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। दूसरी अगर मैं बात करता हूं आपका इसकी पर्टिकुलर जो आपका लोकेशन, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत सारी बुक्स में ये दिया गया है कि ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर आपको इसको देखेंगे, एक फिगर आपको बताना पड़े तो ये त्रिभुज के आकार का ट्राइंगल टाइप इसकी आकृति आपको दिख जाएगी। तो ट्राइंगल टाइप सिविलाइजेशन आपको ऐसे दिख जाएगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये ट्राइंगल, अब देख लेते हैं कि यार ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है। आपका एनसीईआरटी में गिवन भी है ये पर्टिकुलर साइट्स, ठीक है। तो आपका अगर बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैंने बताया आपको, अब देख लेते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं और इस पीरियड को ऐसे इस पर्टिकुलर लोकेशन को ऐसे कर सकते हैं कि ट्रायंगल बनता है नहीं बनता। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में है, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा। जनरली आप अगर इसे देखेंगे तो ये मैप में तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, ठीक है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछने वाला कि ये ट्रायंगल है, या फिर कभी कभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कभी वो पहले पूछते थे। मुझे नहीं लगता कि नाउ दे आर गोइंग टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि उसका आकृति कैसा बनेगा, ठीक है, वो फिगर कैसा होगा, ठीक है। तो बट आप जनरली आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल टाइप ही ये कुछ बनता है, ठीक है। अब देखिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं सबसे पहले आता है उसका टाइम पीरियड। तो पूछते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या था। तो यहाँ पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे वो एंड हुआ, क्योंकि जो एंड की भी स्टोरी है वो भी क्लियर नहीं है और जो बिगनिंग की स्टोरी है वो भी क्लियर नहीं है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे अदर भी आपके जो सिविलाइजेशन थे वो भी आपके उनका एविडेंस मिला है। तो अब ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलर, ऐसा हो सकता है कि एक जगह थोड़ा अलग कल्चर हो। आज भी अगर आप इंडिया को देखें, क्या इंडिया में अगर आगे आने वाले टाइम में एविडेंस देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ या फिर बेंगलोर की बात करूँ, तमिलनाडु की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, हर जगह के क्या सिमिलर चीज़ें मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। कल्चर तो अलग अलग है। तो हो सकता है वो पर्टिकुलर टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही हो, या हो सकता है अदर सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता हो
था उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस मिले, तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन है। बट अगर एक सिंपल मैं टाइमलाइन की बात करूं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको बोला जाता है कि वो आपका 2500 बीसी से लेके आपका 1750 बीसी तक, ठीक है, 2500 लेके 1750 तक। और ये जो फेज बोला जाता है ये आपका जो है वो मेजर आपका सारा जितना भी अगर डेवलपमेंट की बात करें या फिर जो मेजर साइट्स है उनके टाइम पीरियड की बात करें, जो स्पेशली मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो मेजर साइट्स है, ठीक है, वो इसी टाइम पीरियड के अंदर वो डेवलप हुई है। या फिर उसके बाद में अगर उनका डिक्लिनेशन की भी बात करें, डिस्ट्रक्शन की बात करें, तो वो इसी टाइम पीरियड के आसपास हुआ है, ठीक है। और जो हम जनरली अर्ली अगर बात करें कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन कब से हो सकता है, तो कुछ बुक्स में वो 2700 के टाइम पे दिया गया है कि 27 से लेके 1700 तक था। अगर हम स्टार्टिंग के फेज की बात करें तो वो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो मैच्योर फेज है उसका वो 2200 से स्टार्ट होता है। मैच्योर फेज जो है वो आपका इस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो अराउंड 1800 तक। ऐसा कई पर्टिकुलर बुक इस टाइप से मेंशन करती है कि एक मैच्योर पीरियड था, लेटर पीरियड था, एक अर्ली पीरियड था, ठीक है। बट जनरली जो आपको याद रखना है वो रखना है, जो आपको याद रखना है एक्चुअल में वो है आपका 2500 से लेके 1750 तक, ठीक है, वो आपका एनसीईआरटी में। बाकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है कि हिस्ट्री में क्या हो सकता है, हिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन अलग अलग लोगों के अलग हो सकते हैं। दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड हियर। तो आपको सिंपल याद रखना है कि वो आपका 2500 से लेके 1750 है, ठीक है। तो दो चीजें होगी आपकी, पहली चीज होगी टाइम पीरियड, पहली चीज होगी आपकी लोकेशन की बात हो गई। लोकेशन की हमने बताया, फिगर की बात हो गई, ट्रायंगल अर्बन सिविलाइजेशन था। फिर टाइम पीरियड की भी बात कर ली। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइट्स अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आपका जो इंडस वैली थी, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसी के आसपास डेवलप हुआ था। बट अगर इंडिया में मैं बात करूं तो लोथल, धोलावीरा, चहुंदारो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये जो है इंपोर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अब प्रेजेंट टाइम पे तो आपकी ये मेजर सिविलाइजेशन जो है हड़प्पा मेजर सिटीज जो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब कहाँ पे है आपकी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इनके साइट्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, उसका आप टेंशन मत लेना, वो एक एक साइट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ पे बहुत स्पीड में भगा के ले जाऊँ, आपकी फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन और ज़्यादा होना चाहिए था, बट हमारे पास भी आगे टाइम का लिमिटेशन है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया आपको डायरेक्ट फैक्ट से, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। और ये हो सकता है आपके लिए हेक्टिक हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें आपको बताना, बट बेनिफिशियल होगी ये, क्योंकि यही आपका तरीका है जिससे आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। देयर कैन बी टू थिंग्स। पहला तो हो सकता है कि आपको मैं सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊँ, निकल जाऊँ, ठीक है, उससे क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार चलो ये करना है और हो गया काम अपना, आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश, निकल गया। दूसरी चीज़ है कि मुझे भी हासिल करना पड़ेगा, मुझे भी यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे भी चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा, और आपको भी यहाँ पे हासिल करना पड़ेगा, आपको भी एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइव भी रहना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे। और जब कल आप क्लास में आएंगे, परसों आप क्लास में आएंगे, जब भी आप आएंगे तो आप कम से कम 3, 4, 5 चैप्टर एडवांस में, 2, 3 चैप्टर एडवांस में पढ़ के रखेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो आपके समझ में आ पाएगी। ये आपको करना है, ठीक है। तो मुझे भी हासिल करना है, आपको भी करना है, उसी से रिजल्ट आएगा। अगर आपको सिंपल ऐसे चाहिए कि बैठे बैठे काम हो जाए, कोई नोट्स प्रोवाइड कर दे, मैं एग्जाम निकाल लूँगा, तो भाई ये एग्जाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। मैं फिर से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन सिंपली बाय रीडिंग सम नोट्स, बाय रीडिंग सम टॉपर्स नोट्स। इवन कोई भी आप सोच लो कि कोई टॉपर है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये कैंडिडेट वो, और यहाँ से मैं एग्जाम निकाल लूंगा, नो। इफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज आल्सो सेइंग दैट कि बस ये कर लो, ये हमारे नोट्स पढ़ लो, इससे तुम्हारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। दिस एग्जामिनेशन डिमांड्स योर डेडिकेशन
हार्ड वर्क, और वो आपको बैठ के करना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर साइट्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे, बट इंडस वैली जो आपका जो इंडस रिवर है उसी का जो ट्रिब्यूटरीज है, बाकी सिस्टम है, इसी के अराउंड ये मेजर जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो साइट्स है वो डेवलप हुई। बट मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इंडस जो रिवर है या रिवर सिस्टम है, देखिए जब मैं रिवर सिस्टम की बात करता हूँ, आप ध्यान रखना दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बार बार बताइए। पहला मैंने आपको बताया कि रिवर सिस्टम, और एक मैं सिंपली बोल देता हूँ रिवर, ठीक है। रिवर तो आप समझते हो मैं सिंगल रिवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं रिवर सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं रिवर और उसके साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो उसकी सहायक नदियां हैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है। जब मैं इंडस रिवर सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेसिकली इट वाज डेवलप्ड इन दिस रीजन अराउंड इंडस रिवर सिस्टम। तो इसका मतलब है कि वो इंडस रिवर के पास में भी रावी नदी, ब्यास, या फिर आपका जो बाकी उसकी ट्रिब्यूटरी है, चाहे मैं झेलम की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपकी सतलुज की, इसके आसपास ही ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, ठीक है। हाँ, और तीसरी चीज आपका जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में इससे आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्यूपेशन। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो करते क्या थे, व्यवसाय उनका क्या था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन मुझे नहीं लगता अगर आपने 12th भी करके आप ग्रेजुएशन में हैं या पर्टिकुलरली आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा। तो जनरली आपका भी एक परसेप्शन होता है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। हमेशा लोग इसको किस चीज से कर देते हैं कि ट्रेडिंग इनका ऑक्यूपेशन होगा मेन। अर्बन सिविलाइजेशन, देखिए जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन में हम क्या देखते हैं कि अर्बन एरियाज में मेनली क्या होता है, अर्बन एरियाज में मैंने आपको बताया कि अर्बन एरियाज का मेन इंजन ऑफ ग्रोथ क्या है, सिटीज। देखिए आज के टाइम पे भी इस चीजों को लिंक करना हमेशा, एक क्वेश्चन था 2013 में कि टाउन प्लानिंग, सो देयर वाज ए क्वेश्चन व्हेन दे आस्क यू टू कंपेयर बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड प्रेजेंट सिविलाइजेशन। और उन्होंने पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या ठीक है जो हम आज के टाइम में इंप्लीमेंट कर ले, कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या ऐसी चीजें थी जो आज हमें इंस्पिरेशन दे सकती है, या फिर कंपेरिजन उनका पूछा जा सकता है। और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जब भी आप अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े तो मैंने आपको बताया अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब मेन यहाँ पे सिटीज है जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये क्या है, सिटीज आपका डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे लोगों की लाइफ घूमती है, ठीक है। मेजर सेंटर है सिटी के, तो इनको क्या बोला जाता है, इंजन्स। सिटीज क्या होती है, इंजन्स ऑफ ग्रोथ। ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये यूज कर देना, आपका काम खत्म हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें रिफॉर्म क्या होना है, आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आपको ये बताना है कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना रिच सिविलाइजेशन क्यों था, क्योंकि वहां पे जो सिटीज थी वे स्ट्रॉन्ग थी, इंजन ऑफ ग्रोथ। आज के टाइम में भी हमें सिटीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनकी जो प्लानिंग है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और ये एग्जाम्पल हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग्स थी, उन सब चीजों में जो आर्किटेक्चर था, एडवांस आर्किटेक्चर था। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने यहाँ की सिटीज को डेवलप करना है, जिस वजह से वो क्या बनेगी, फिर इंजन ऑफ ग्रोथ बनेगी। कैसे, आप पैरेलल इसका ड्रॉ करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में। सिंधु सभ्यता में यही हुआ था सर, सिंधु घाटी सभ्यता में यही हुआ था, ठीक है। तो सिटीज है, तो आप बोल सकते हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि हड़प्पन जो लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है। तो जनरली लोग यहाँ पे ट्रेडिंग लिख देते हैं, या फिर ऑप्शन में कर देंगे ट्रेडिंग, वो बोल देंगे ट्रेडिंग था ऑक्यूपेशन। बट मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताऊं, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। और जो ट्रेडिंग और सारी चीजें होती थी वो तो इसी प्रोड्यूस के आसपास होती थी ना, इसी से रिलेटेड सब चीज।
सिटीज में मेजर सेंटर थे जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखते थे। ग्रेनरीज आपने देखी, अगर हड़प्पा की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारी ग्रेनरीज पाई, स्टोरेज सेंटर मिले। किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को करने के लिए। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। सिटीज में ट्रेडिंग होती थी किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और जो बाकी इंडस्ट्री भी थी वो सब इसी पे बेस्ड थी। जैसे कॉटन थी तो कॉटन प्रोड्यूस एग्रीकल्चर, भाई प्रोडक्शन ऑफ कॉटन रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर में ही होगा ना, उसके बाद में फिर वो कॉटन से जो भी कपड़े या फिर पर्टिकुलर चीजें बनाते होंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन मेन एग्रीकल्चर ही रहेगा। अब बात करते हैं साइट टू। देखिए अब हम देखेंगे जो पर्टिकुलर साइट है, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, बट आज हमें 5 मिनट पहले क्लास क्लोज करना पड़ेगा, ये एंड करना पड़ेगा, तो उस वजह से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइट को 1 बाय 1 जो उसका पर्टिकुलर जहाँ पे वो डिस्कवर हुई थी और पर्टिकुलरली किस लोकेशन पे वो है और इम्पोर्टेंट जो वहाँ से एविडेंसेस मिले हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक एडवाइस मेरा रहेगा कि मेरा एडवाइस है कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए, स्टार्ट करिए और मुझसे आगे कम से कम 2-3 चैप्टर पढ़ के हर क्लास में आना और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और खुद भी इंगेज हुए एनसीईआरटी के साथ में। पेन पेपर लेके एनसीईआरटी को पढ़ना है। अपना स्मार्टफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अब तक आपने 3 मैप देख लिए, मैप 1, 2, 3, और तो आपके मैप 1, 2, 3 में आपको मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है। पर्टिकुलरली अपना गूगल का यूज़ करके जहाँ पे आपको हो सके वहाँ पे करना। बाकी उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भी, तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, आपको उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 बार में जाके ही आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बताता हूँ कि इतने रिविजन सबको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी को बेटर वे में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे आप यहाँ पे लाइव क्लास में और बाद में आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेल करके आप बोल सकते हैं। आपको सेशन लेना हो, आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मैं कांटेक्ट कर लूँगा, जहाँ पे भी मैं रहूँगा आप गूगल मीट के थ्रू मैं आपसे मिल लूँगा। ठीक है, फ़ोन पे या फिर आप पर्टिकुलरली आपका लैपटॉप, जैसे भी आप वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो कॉलिंग।